स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। अ, पहले डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई आईबीएस को देखते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और वैसे मैं फर्स्ट हाफ में ही रखूंगा मीटिंग को, एक आधी क्लास रहेगी आज मतलब। पहले एक बार कंप्लीट रेमेडी को मैं समझा देता हूँ। वैसे तो बेसिक वाले क्लास में हमने सब देखा ही है कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो काम करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरे। जी जितेंद्र सर, नमस्कार। तो यहाँ मेन मेन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे रेक्टम और एनस की हम बात करते हैं पहले, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो स्लास एक रेमेडी है जो कंप्लीटली रेक्टम एनस पे काम करती है। सिंगल रेमेडी की मैं बात करता हूँ। और इसके अलावा C10 है। C10 भी रेक्टम एनस के पूरे रीजन पे जो है काम करती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारी जो रेमेडीज हैं वो S10 है, C10 है, S1 है, जो मेनली काम करती हैं। मतलब इनमें से ही हम प्रोटोकॉल बना सकते हैं अगर डिजीज हमारी समझ में आ जाती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। डाइल्यूशन की आपको नॉलेज है तो S1 S10 C10। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर लिखता भी चलूँ थोड़ा और क्लियर रहेगा साथ में। स्लास C10। ठीक है। रेक्टम और एनस के रीजन की हम बात कर रहे हैं पूरे कंप्लीटली। बाकी और रेमेडीज भी है, ऐसा नहीं है कि केवल ये करती हैं। S2 भी करती है, स्क्रोफलोसो 2 भी हम ले सकते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें, S10 C10 S1 तो पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल पे फ्रॉम माउथ टू एनस कंप्लीटली हम उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी S10 C10 और S1। ऐसे ही वर्वन भी है। वर्वन भी पूरे तरीके से काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन दोनों। जहाँ तक हम कोलन की बात करें, अपने लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन पे भी क्योंकि C10 तो पूरा कंप्लीटली काम करती है, लेकिन क्योंकि स्लास भी है, अच्छी रेमेडी है स्लास भी, तो इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पूरे तरीके से वैसे ही लेके चलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन S10 C10 स्लास। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटीज़ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको मैं अलग तरीके से आपको बता दूंगा अभी यहीं इसी फिगर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम कर सकती है। फिलहाल हम नॉर्मल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रेमेडीज और दूसरी वर्मीफिगो रेमेडीज की खासकर बात कर रहे हैं। ए ग्रुप को भी अभी इंक्लूड नहीं करते हैं हम, S ग्रुप, C ग्रुप और वर्मीफिगो जो ग्रुप है वो खासकर उस चीज़ की हम बात करें। तो यहाँ ये मेन रेमेडी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की हो गई। अपेंडिक्स वाले रीजन में C10 है, C5 है। इन्फ्लामेशन रहे तो C5 भी काम करती है। अपेंडिक्स वाले रीजन पे जाते हैं तो C5 और C10। ध्यान से देखते रहना सब लोग। फिर हम पैनकियाज की तरफ चलते हैं। पैनकियाज में दो चीज़ें हैं, तो पैनकियाज खुद है और दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट भी है। तो पैनकियाज की जो रेमेडी है वो S2 C2 है। C10 भी काम करती है, लेकिन पैनकियाज को कहाँ से लिखो, यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ से। S2 C10 C2, इन्हीं रेमेडीज का सिलेक्शन हम जो है वो करते हैं, और वही हमें करना भी चाहिए अगर प्रॉब्लम आती है।
यही पैनक्रियाटिक डक्ट पे भी काम करेगी। हालांकि सभी डक्ट पे S2 C2 काम करती है, लेकिन हमने तीनों रेमेडी ले ली। पैनकियाज पे भी, पैनक्रियाटिक डक्ट की बात भी कर रहे हैं और पैनकियाज के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो S2 C10 और C2 ये सभी रेमेडी काम कर रही है। इंसुलेटेड जो प्रॉब्लम है, इंसुलेटेड जो डिजीज है, वो सब भी आप बड़े आराम से ठीक करते चले जाएंगे। बस आपको क्लियर जो है वो पता होना चाहिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम इस वजह से जनरेट हो रही है। दूसरा, दो और रेमेडी भी यहाँ है जिनकी मैं बात करूं। पैनकियाज वाली ही बात कर रहे हैं हम। S10 जैसे पूरी उस पे काम करती है। फेब्रिफिको 1 भी है, अच्छी रेमेडी है, लीवर पे भी करती है, पैनकियाज पे भी काम करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक, मतलब पेट, जो पाउच है हमारा। S1, C15 और S2, ये मोस्टली ऊपर के मतलब पेट में हमारे जो है वो काम करती है। C15 वैसे ही जैसे हम बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल, लोअर एब्डोमिनल या लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक की जो रेमेडी है वो C10 है, C ग्रुप में, और अपर डाइजेस्टिव ट्रैक की जो रेमेडी है वो C15 है। इस तरीके से मैंने आपको पहले फॉर्मुलेशन भी बताया, बेसिक वाले बैच में भी, और उससे पहले जो हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का बैच हुआ था उसमें भी मैंने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर करी थी। खैर, अब हम चलते हैं लीवर और गोल ब्लैडर की तरफ। गोल ब्लैडर की बात करें पहले, तो गोल ब्लैडर की रेमेडी है S2 और C2। कल भी मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिकली S2 C2 F1, ये काम करती हैं हमारी। दोनों रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती हैं गोल ब्लैडर पे, फंक्शनल भी, पेन में भी, सारी चीज़ों में। जहाँ तक लीवर की बात करते हैं, तो लीवर की रेमेडी है हमारी S5, C10, S2, F1। ठीक है, ये हमारी लीवर पे काम करती है रेमेडीज। तो यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट हमें डायग्नोसिस आने चाहिए। और दूसरा, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ी हुई है या घटी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या सिलेक्ट करते हैं, अपने डाइल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं कि हमें मेडिसिनल पार्ट ज़्यादा रखना है या कम रखना है। फंक्शन बढ़ाने हैं तो हम मेडिसिनल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं, मतलब D4 D5 तरीके से रेमेडी देने की कोशिश करते हैं। फंक्शनिंग अब बढ़ी हुई है ऑलरेडी, सीक्रेशन बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जो तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की या इन्फ्लामेशन है वहाँ पे, तब हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके D6 D8 D10 की तरफ हम चलते हैं। और डिजीज एक ऑर्गन से इन्वॉल्वमेंट है और वो दूसरे ऑर्गन में पहुंच गई है, मतलब लीवर की समस्या थी, उससे की वजह से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगी है, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि इतने सारे फंक्शन लीवर करता है। और तो किडनी का इफेक्ट होना वो लाजमी है। तब हम क्या करते हैं, तब हम, हमारी शुरुआत थोड़ी बड़ी होती है, तुम 30 200 के बारे में सोचते हैं, या कोई सिंगल रेमेडी 1000 में देने के बारे में सोचते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि ये बेसिक्स है बहुत, लेकिन फिर भी हमें क्लियर है कि भाई जब डिजीज जो है एक लोकल लोकल से वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, दूसरे सराउंड जो ऑर्गन है, नेबर ऑर्गन है, उनकी उनमें भी उसका अफेक्ट आ गया है, तो हमें थोड़े लाइटर की तरफ ही सोचना है, ताकि डिजीज के जो एरिया है उसको हम सिकोड़ सकें, उसको वापस उसी ऑर्गन तक लेके आए। फिर आना वही है, हमें धीरे धीरे नीचे तक ही आना है, D6 D5 तक ही चीजें चलेंगी, कोर्स एंड भी तभी होगा जाके। अब हम एसोफेगस की बात करते हैं, फूड पाइप। S2 C2, S10 भी अच्छी रेमेडी है। ये तीनों रेमेडी को हम मोस्टली यहाँ एसोफेगस के लिए देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये हमारी
इसोफेजल जो पूरी की पूरी पाइप है उसकी रेमेडी हो गई। हालांकि हम थोड़ा अब ऊपर की तरफ चलते हैं, एपिग्लोटिस रीजन हो, चाहे हमारी जीभ है या टीथ है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, जैसे जीभ, टंग की अगर मैं बात करूँ तो S3, C3, C2 भी अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडीज हम मोस्टली जीभ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए देते हैं। हालांकि एपिग्लोटिस रीजन की जो रेमेडी है वो इस वाले रीजन की किसी 13 ही है। रिफ्लक्स होने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो भी C13 ही काम करेगी। लेकिन C15 भी अच्छी रेमेडी है। C15 वाले प्रोटोकॉल में भी आप देंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी टीथ की रेमेडी या माउथ की रेमेडी, मुंह में सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इन सब पे देखा जाए तो S2 C2 काम कर देती है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी। हम ये जो डाइजेशन का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा एसोफेगस से, मोस्टली तो उसके बारे में मुझे जो है आप लोगों को बताना था। इसोफेगस से लेके और नीचे एनस तक के एरिया में हमारी कौन कौन सी रेमेडीज काम कर रही है, किन किन रेमेडीज को लेके हम अपने प्रोटोकॉल्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये सब मुझे क्लियर करना था। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट मीटिंग में ही हमारी क्लास रहेगी। लेकिन तब तक मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। और इरिटेबल बोल सिंड्रोम, IBS डिजीज़ को भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसको भी टाइम रहेगा तो इसका प्रोटोकॉल में, ग्रे हेयर जो मैंने साइड में लगा हुआ है इसको भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हेयर के प्रोटोकॉल भी हमारे चल रहे हैं। खैर, ये डाइजेस्टिव पूरा का पूरा सिस्टम है। कुछ जो पुराने लोग हैं हमारे बैच में उनको हालांकि बताया मैंने, लेकिन इस तरीके से अभी पहली बार ही बताया थोड़ा सा। लेकिन जो कंक्लूड करके रेमेडीज को देख चुके होंगे, 38 रेमेडीज को, वो समझते होंगे आराम से हमारे बैच में जो है। फिर भी किसी ने नहीं देखा है, ये पूरा कंक्लूजन है डाइजेस्टिव जो रेमेडीज हैं हमारी उनका, और किस तरीके से हम इनसे रिलेटेड डिजीज पे वर्क कर सकते हैं। अब फॉर्मूला बनाना भी मुश्किल नहीं है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। डाइल्यूशन सिलेक्शन भी आप लोग सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे सीखना भी चाहिए। लेकिन केवल डिजीज का डिस्कशन हुआ, फॉर्मूला आपने लिख लिया, उतना बार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हर एक डिजीज में ये बताते ही चल रहा हूँ कि ये रेमेडी क्यों सेलेक्ट करी है हमने। डिजीज को भी थोड़ा डिटेल में उस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्लियर हो कि कौन सी रेमेडी यहाँ पे देनी है, ठीक है। खैर, अब इसके बेस पे ही मैं आपको एक डाइजेस्टिव ड्रॉप बनानी आपको बता रहा हूँ आज, जिसे आप अपने क्लिनिक में, और ऐसी कई ड्रॉप मैं आप लोग को बता चुका हूँ स्टार्टिंग से, जो अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं उनको। कोल्ड की ड्रॉप, कफ की ड्रॉप, फीवर ड्रॉप, ठीक है, हाइपर एसिडिटी की ड्रॉप अभी कल परसों बताई है मैंने। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी अच्छी फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्हें आप अपने पास बना के सीधा रख सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट आप पेशेंट को उसको दे सकते हैं। या फॉर्मूले आपको समझो कि वो आपके फिक्स फॉर्मूले हो गए, ठीक है। लगभग हर एक तरीके से हर एक सिस्टम में हमारे वो काम करते हैं, सिस्टमाइज ही है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में अब मैं डाइजेस्टिव ड्रॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेशो का भी हम ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए, S10 से हमने स्टार्ट करी है, थोड़ा स्पेस देते हुए चलता हूँ। C15 अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है। C10 लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक। वर्बन स्पाज्मोडिक ड्रॉप है, डाइजेस्टिव स्पाज्मोडिक रेमेडी है, पेन को, गैस को, स्पाज्म को, ठीक है, इन सबको रिलीफ प्रोवाइड करती है। स्प्रोफलोसो 2, S2। एस ग्रुप की हमने इसमें दो रेमेडी ले ली, S2, S10, C15 और C10। सी ग्रुप की भी हमने इसमें दो रेमेडी ले चुके हैं। S2 भी वैसे ही है, क्योंकि ये लीवर और गोलब्लेडर दोनों पे काम करती है। अगर कोई रेमेडी हमारे से पूछे कि लीवर और गोलब्लेडर दोनों पे कोई रेमेडी काम करती है तो वो S2 है। यानी कि ये बाइल के सिक्रेशन को भी मैनेज करती है,
ठीक है, और बाइल के स्टोर होने को भी मैनेज करती है, और बाइल के एक्सक्रेट होके वो सही तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होके गोल ब्लैडर वो इंटेस्टाइन में पहुंचे, डाइजेस्टिव प्रोसेस मैनेज हो, उसको भी मैनेज करती है। इसलिए मैं अक्सर S2 का आप लोगों को 200 में भी कई बार बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में बोलता हूँ, फैटी लीवर में भी, और भी बहुत सारी जगह, जॉइंटिस में भी, ताकि ये दोनों ऑर्गन पे एक साथ काम कर सके। इसके अलावा भी आप देखेंगे S2 बहुत सारी जगह हमने मैंने आपको दिखाया कि इन सब जगह जो रेमेडी है वो काम करती है। पैनक्रियाटिक फंक्शन पे भी ये रेमेडी काम करेगी, स्टमक पे भी काम करती है, एसोफेगस पे भी काम करती है। जो तो जब आप देखें इस फॉर्मूले को, जब आप समझेंगे ना, ये मैंने बनाया इसलिए, एक्चुअली मुझे डाइजेस्टिव ड्रॉप बतानी थी आपको, लेकिन उसको समझाने के लिए पहले ये बताना जरूरी हो गया था कि ये ड्रॉप कितनी कारगर होगी इस पूरे के पूरे जो ये डायग्राम मैंने आपको दिया है एक ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसमें आप इस फॉर्मूले को देखिए ये कहाँ तक बैठता है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने नहीं बताई, लेकिन मैं बता देता हूँ। फिलहाल इस ड्रॉप को आप देखिए। इलेक्ट्रिसिटी को आप समझिए। इलेक्ट्रिसिटी जो वाइट इलेक्ट्रिसिटी है WE, वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करती है, लेकिन स्पेशली लीवर, पैनकियास और गोल ब्लैडर पे बहुत अच्छे से ये रेमेडी काम करती है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी WE। इसके बाद वाई, येलो इलेक्ट्रिसिटी। येलो इलेक्ट्रिसिटी लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करती है, लीवर पे काम करती है। ठीक है, इसलिए लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो तो वाई अच्छा काम करेगी। हालांकि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो रेमेडी है वो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छी है, जो स्टमक पे काम करती है, पेट पे काम करती है, यानी कि खाना जिस टाइम प्रोसेस हो रहा है आपका, डाइजेशन का प्रोसेस मिक्सिंग का प्रोसेस जो चल रहा है पूरा डाइजेस्टिव जूसेस का, उसकी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे अच्छी रेमेडी है। इसलिए हमने बी को इसमें ऐड किया है, बाकी और कोई रेमेडी इलेक्ट्रिसिटी से हमने नहीं ली है। यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस, पेट में जाने के बाद सब कुछ सही हो, एक्सेसिव जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी न्यूट्रलाइज रहे, तो इसलिए हमने इसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया है। S10, C15, C10, वर्वन, S2 और बी। ठीक है, ये टोटल 6 रेमेडी हमारे पास हो गई। या हमें अब मान लो आपको इसका 30 ml बना के रखना है, D3 का बेस बना के रखना है, या D3 में मिक्स करके रखना है, ताकि आप अपने पेशेंट को दे सकें कभी भी। रेडीमेड ड्रॉप है ये, डाइजेस्टिव ड्रॉप। और छोटी मोटी जो डाइजेस्टिव कंप्लेन है ना किसी को, आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स पे यूज़ करिए, अपने घर में खुद के लिए यूज़ करिए। ये डायरेक्टली रिजल्ट देती है। कैसे कैसे यूज़ करेंगे इसका वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताता हूँ इसको। 5, 5, 5, 4, 4, 6, 6 इज इक्वल टू 30 ml। ठीक है, यहाँ हमने वर्वन और S2 को थोड़ा लाइटर इन दूसरी मेडिसिन से इसलिए रखा है, क्योंकि इन ये रेमेडी का स्कोप हमने बढ़ाया, और स्कोप इनका है भी ज़्यादा, ये आप समझिए। खासकर S2 को हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये गोल ब्लैडर पे भी काम करे और लीवर पे भी काम करे, तो इनको थोड़ा सा डीप भेजने के लिए, यानी कि थोड़ा बाकी रेमेडी के कंपैरिजन में हमने इनको थोड़ा नेगेटिवली रखा है। नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, उनको थोड़ा कम रखा है, ताकि इनका जो स्कोप है वो थोड़ा और बढ़े। क्योंकि आप देखिए ये इसोफेगस से लेके और आपकी इंटेस्टाइन, रेक्टम तक जो है रेमेडी काम करेगी। ठीक है, अब आप इसको आप कैसे कैसे कब कब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको हर एक डाइजेस्टिव कंप्लेंट में यूज़ कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी में, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को भूख नहीं लग रही है, ठीक है, या खाना अच्छे से नहीं पच पा रहा है, स्पाज्मोडिक कंप्लेन है, पेट में दर्द है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर पेट में दर्द है तो आप इसका D5 बनाइए और उसमें 1 या 2 ड्रॉप F1 की और ऐड कर दीजिए, फेब्रिफिको 1 की।
अगर स्टमक पेन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी डाइजेस्टिव ड्रॉप बनती है खाने को हजम करने की। नॉर्मली जिनका खाना देर में हजम होता है, जिनको नहीं, जिनका पाचन वीक है, उनको D5 में दे दीजिए आप। और उनको बोलिए कि खाना खाने के 10-15 मिनट बाद इसको आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में डाल के 10 ड्रॉप पी लेंगे तो खाने का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए डाइजेस्टिव ड्रॉप इसका नाम मैंने रखा है। एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, ये सब उनको खाने के बाद नहीं होगा। अब ये पूरे फॉर्मूले का स्कोप आप देख लीजिए, कौन सी रेमेडी हमने यूज़ की है और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे ये काम भी कर रही है। खैर। तो ये सर सारी D5 में दे के चलनी है? नहीं, वो तो जैसा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ड्रॉप। है उसके हिसाब से दीजिए ना आप। एसिडिटी है तो लाइटर में चलिए, गैस्ट्राइटिस है तो D5 में दीजिए, डाइजेशन स्लो है तो D5 में दीजिए, पेट में दर्द है तो D5 में दीजिए। वैसे चाहे तो सभी में भी D5 में दे सकते हैं। अगर सबको D5 में देना है तो फिर इसके ग्लोब्यूल बना लीजिए। मतलब D3 से D4 बनाइए RS में, और D4 से D5 RS में बनाइए, और फिर से ग्लोबल प्रिजर्व कर लीजिए। बस उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ओके सर। फिर ये हर केस में काम करेगी। चलिए, अब एक ऐसी डाइजेस्टिव डिजीज की तरफ, अभी कुछ हम लीवर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे, अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS की हम बात करते हैं। सर बच्चों को कितनी बूंदे दे सकते हैं, 5 या 10? बच्चे को एज के अकॉर्डिंग दीजिए आप। 5 साल से, और 10-12 साल का बच्चा है, 10 साल का, तो उसको 5 बूंदे दीजिए। 12-13 साल से ऊपर अच्छा। है तो उसको तो आप एडल्ट डोज ही दे सकते हैं। यानी कि हम्म, 40-42 kg से ऊपर है तो उसको 10 डोज ही, 10 ड्रॉप ही देनी है। ठीक है। हाँ जी, इरिटेबल बोल सिंड्रोम IBS के नाम से हम इनको जानते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिम्टम भी अलग अलग हैं बहुत सारे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट जो है इसके, वो अब आजकल बढ़ते जा रहे हैं। पहले बहुत कम ये चीज़ें थी, लेकिन अब डाइटरी जो प्रॉब्लम है, अच्छे से डाइट का शेड्यूल खराब हो गया है, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है। इस वजह से जो ये डिस्टरबेंस है डाइजेस्टिव ट्रैक में, और दूसरा इन्फेक्शन भी है। ऐसे कुछ इन्फेक्शन भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ उन वजह से भी ये डिजीज़, ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। सिम्टम्स की बात करें तो कुछ सिम्टम इस तरीके से नज़र आते हैं कि एक तो जो बोल मूवमेंट, बोल को पास करने का जो बिहेवियर है वो पैटर्न चेंज हो जाता है। खाना खाते ही स्टूल पास करने के लिए जाना होगा, ठीक है। यानी कि बोल मूवमेंट जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, ठीक है, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में ये समस्याएं नज़र आती हैं। अनयूजुअली कुछ लोग जो है वो, उनका स्टूल जो है पास होता है। जैसे नॉर्मली एक बार जा रहे हैं तो फिर ऐसे लोग जो हैं IBS वाले, मैक्सिमम जो पेशेंट हैं वो 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरीके से स्टूल पास होता है। या कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी बीच बीच में रहता है, हार्ड कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर डायरिया, अल्टरनेटिवली भी दोनों चल सकते हैं। ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम के ही सिम्टम हैं सारे। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहे और इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन भी हो जाए, कई बार हो जाती हैं चीज़ें भी। तो उस टाइम एक अलर्टनेस आ जानी चाहिए पेशेंट में भी, और हमें भी देखना चाहिए कि अगर ये सिम्टम है तो फिर उसको ज़्यादा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। वो चीज़ें क्या है, अगर पेशेंट का वेट लॉस होने लगे, ज़्यादा वेट लॉस देख रहे हैं, वेट लॉस होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो रहा है और वो ठीक ठाक हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। और स्टूल के साथ ब्लड जो है वो पास होता है, और ये भी प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है।
इसके अलावा एनीमिया पेशेंट को रह सकता है, मतलब आयरन, विटामिन B12 और विटामिन D, ये डेफिशिएंसी पेशेंट में देखने को मिलती है। और इवन इंजेक्शन तक लगवाने के बाद भी B12 की डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाती है, तो ये भी IBS के ही, इंडाइजेशन जैसी जो प्रॉब्लम है, इनके ही सिम्टम नज़र आते हैं। वोमिटिंग कुछ लोगों को होने लगती है लगातार। इसके अलावा पेन रहता है, स्टमक में लगातार पेन रहता है, स्टूल पास करने का जो अर्जिंग है वो बनी रहती है, कांस्टेंट अर्जिंग कुछ लोगों में बनी रहती है। और कुछ लोगों में जो पेन है स्टमक में वो रिलीव हो जाता है स्टूल पास करने के बाद, और कुछ लोगों में वो रिलीव भी नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट जो है वो बना रहेगा। कारण कुछ तो मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल की वजह से है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इंटरनल और डीप जाके इसको देखें तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है हमारी इंटेस्टाइन का, उसमें प्रॉब्लम होने से ये हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा, या फिर एक एक तरीके का जो जिगजैग मोशन है, जो पेरिस्टैल्सिस है, वो खराब हो जाता है इंटेस्टाइन का, और इसकी वजह से फिर जो है ब्लोटिंग, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कॉन्स्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो। हाँ जी। तो वो स्ट्रोंगर भी हो सकता है, हालांकि डायरिया के केस में तो स्ट्रोंगर ही वो रहता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस है वो बड़ा कारण है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इसमें। आप देखिए, आपको पेशेंट मिलेंगे, अगर यंग एज के पेशेंट मिलेंगे तो यंग एज के जो पेशेंट हैं वो स्ट्रेस वाले पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनको स्ट्रेस है। और हाँ, उस समय हम आप व्हाट्सअप करना है इसको, केस को ना, तब देखेंगे। कहाँ था मैं? हाँ जी। तो ये स्ट्रेस भी बड़ा कारण है इसका। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल और वायरस हैं जो, जिनकी वजह से ये कोई कॉलोनी अगर बन जाए, इन्फेक्शन लगातार होता रहे, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके उल्टा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो हमारे लिए अच्छे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे हमारी गट्स में, इंटेस्टाइन में, जिनको गुड माइक्रोब्स हम बोलते हैं, हेल्दी माइक्रोब्स बोलते हैं, ऐसे कुछ फंजाई हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं, वो अगर उनकी प्रॉब्लम हो जाए, वो उनकी कॉलोनी कम हो जाए, ठीक है, और क्योंकि डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हमारी, तो उस वजह से भी IBS जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। कई बार एंटीबायोटिक के ज़्यादा शॉट लेने की वजह से, या कुछ लोग कोलाई या H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन में, मोस्टली एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो 2 या 3 टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो चलाते हैं एक पेशेंट के, और उस वो जो प्रोबायोटिक देते हैं वो कई बार उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस वजह से भी ये जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं ये मर जाते हैं, ये कम रह जाते हैं, जिस वजह से IBS और ये सारी ब्लोटिंग, ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ नर्वस डिसऑर्डर भी हैं, कुछ लोग जो, जिनको नर्वस प्रॉब्लम है, कुछ बात सुन लेने की वजह से लगातार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि GIT और जो ब्रेन होता है उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअरली बिहेव करने लगता है, बहुत अच्छे से उसका बिहेवियर नहीं रहता जैसा होना चाहिए। इस वजह से भी डायरिया और ये सारी चीज़ें, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग कारण IBS के देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जब स्ट्रेस होता है उन लोगों को, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाती है, और बुरी स्थिति उनको हो जाती है स्ट्रेस के टाइम पे। या कुछ स्पेसिफिक फूड भी होते हैं ऐसे जिनसे दिक्कत होती है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के फूड हो गए, बीन्स हो गए,
ठीक है, इन सब से उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ड्रिंक्स भी हैं ऐसी जिनसे दिक्कत रहती है। और बस यही है कॉम्प्लिकेशन में, अगर आप देखें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों में तो बहुत कम कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें हेमोरॉइड्स, पाइल्स वगैरह होने के चांस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो 4-5 बार कोई स्टूल पास करने के लिए जाएगा, इवन 10-10, 15-15 बार स्टूल पास करने वाले पेशेंट भी मैंने देखे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, और उनको उनका जो स्टूल को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि 30 सेकंड से लेके और 180 या 120 सेकंड्स के बीच में अगर वो टॉयलेट तक पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज वो कपड़ों में ही उनको स्टूल पास हो जाता है। इतनी बुरी स्थिति इस डिजीज में देखने को मिलती है। हालांकि स्लास 200, स्लास 1000, स्लास 10,000 को बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने इन चीज़ों में यूज़ किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट उसने मुझे दिए भी हैं। साथ में ये जो रेमेडी मैंने बताया, जैको S10, C10, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और वर 1 वर 2, इन सब का यूज़ तो हमें उसमें करना ही पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग है तो फिर वर 1 को हम अवॉइड करते हैं, वर 1 के बजाय वर 2 आप दे सकते हैं अगर ब्लीडिंग का केस, ब्लीडिंग भी उसमें रहती है तो। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी ब्लीडिंग को स्टॉप करता ही है। स्टार्टिंग D10 से ही करेंगे हम। 200 में स्पेसिफिक रेमेडी दे सकते हैं, जैसे S2C2 को दिया जा सकता है, S10, C10, वर 2 और B। ठीक है। पेन भी रहता है तो F1 भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप चलाइए पेशेंट को, D10 में चलाइए। बाकी S2C2 को 200 में दे दीजिए, स्लास को 200 में दे दीजिए। S2C2 एक ही बोतल में दिए जा सकते हैं, स्लास को अलग से आपको देना होगा। इस तरीके से हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। रेमेडीज़ मैंने अभी क्लियर करी है आपको, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं और कौन कौन सी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी आपको देखना ज़रूरी है। जितेंद्र सर, कल टॉपिक था हेयर फॉल का ना? और क्या इन्वॉल्व रहता है क्या नहीं रहता वो सब मैंने कल क्लियर किया है। कल हमारा एलोपेशिया एरिएटा था, उससे पहले एंडोजेनिक एलोपेशिया था। वो वीडियो देखिए आपने, सर आप उस एक्चुअली क्लास में नहीं थे, मैं आपने बाद मैं में ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा सर उसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो एनएस एरिया में थोड़ा सा वैसा मतलब खुद से मतलब वैसा लग रहा है, इन्फ्लुएंजा या खुजली टाइप की लग रही है। और कल मैंने आपको वो बताई थी कि कल जलन हुई, तो जैसे मैंने पानी की मात्रा बढ़ाई तो अब जलन तो ठीक है सर। आपकी तो मेडिसिन नहीं उसको सही सर से लेना नहीं बनी चाहिए। है सर, D3 नहीं तो ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, बहुत सारे सभी डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। मेडिसिन तो सर फार्मूले से बनाई है मैंने जैसे। चलिए ठीक है सर, बाद में डिस्कस कर लूंगा अलग से आप। ऐसे मेरे लिए दिक्कत हो जाती है ना पढ़ाना, अब मैं सोचूं कहाँ था मैं क्या। चलो खैर। हाँ जी। कौन कौन सी रेमेडीज का सिलेक्शन हमें करना है, वैसे तो इस पूरे के पूरे फिगर से हमें पता ही है, लेकिन S10, C10, अब देखिए इन्वॉल्वमेंट क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। पूरा मैक्सिमम प्रॉब्लम इंटेस्टाइनल एरिया में जो है वो उसकी वजह से ही है। हालांकि लीवर का इन्वॉल्वमेंट भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकता है। शुरुआत कहाँ से हुई है और डिजीज किस लेवल पे जा चुकी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन फिलहाल जो जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो मोस्टली गट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड समस्या हमें नज़र आती हैं। तो रेमेडी हमारी कौन सी है? S10 है, C10 है और स्लास। ये तो मेन रेमेडी हमारी हो गई। इसके अलावा वर 1, वर 2, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और S1 भी, S2 भी। ठीक है। C2 तो चाहे उतनी प्रोमिनेंट ना रहे,
लेकिन ये S1 और S2 तो दोनों प्रोमिनेंट रेमेडी है इस वाले पूरे के पूरे चीज़ों को समझने के लिए। अब ट्रीटमेंट में आप जाएंगे अगर, 1 मिनट है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ। S10, C10, War2, F1, PE, D10। मीटिंग एंड हो जाएगी खुद ब खुद, बाकी कल ज्वाइन करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन होंगे तो कल बताऊंगा आपको। स्लास 200, S1 या S2 200, सिम्टोमेटिकली आप देखिए। ये मोस्टली हमारा ट्रीटमेंट रहता है, किसके लिए? IBS के लिए। और चीज़ें भी हैं, कल मैं डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे थकान है, इस वजह से मैं सेकंड मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग ही रहेगी हमारी। फर्स्ट मीटिंग अब इसके बाद एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। और थोड़ा बहुत जो डिजीज़ के बारे में बचेगा कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट वाइज में, तो वो मैं कल बताऊंगा। और उस साथ में जो वाइट हेयर है और कोई और डिजीज़ लेके, कल भी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हेयर का हमारा पार्ट है जो धीरे धीरे, वो एक दो चीज़ें और बची हैं हेयर के बारे में, उसको कंप्लीट करके डाइजेस्टिव थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे डिजीज़ हमारी आएंगी, अभी और भी बची हैं।